नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो ये ना सोचें कि हमारा डॉक्टर मनोहरी का क्वेश्चन छूट रहा है या फिर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन छूट रहा है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई। एग्ज़ाम नज़दीक है तो अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है और रिवाइज करना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 4C का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है, नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो का लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक मेरे भाई हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया है। तो आप लोग तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा मेरे भाई। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो प्रश्नावली 4C का क्वेश्चन नंबर हम लोग 10, 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 4C में हम लोग लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न को पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन किस रूप में हम लोग को सॉल्व करना है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे भाई द्विघात समीकरण के रूप में दिए हुए हैं। अगर क्वेश्चन द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिए होते हैं तो मेरे भाई उनको बनाना पड़ता है द्विघात समीकरण के रूप में, उसके बाद गुणनखंड विधि से हल करना होता है। ठीक है मेरे भाई। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है मेरे भाई। हम लोग को सबसे पहले ये जांच करना पड़ता है कि जो भी क्वेश्चन से दिया हुआ है वो क्वेश्चन द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है मेरे भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है मेरे भाई। क्या है ये? एक द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन में जो 10 दिया हुआ है, क्या आपको द्विघात समीकरण के रूप का लग रहा है? जी नहीं लग रहा है। तो हम लोग को जो भी क्वेश्चन दिया होता है कि द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है मेरे भाई, तो उसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना पड़ता है। उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए और कोई तरीका नहीं है मेरे भाई कि गुणनखंड विधि से हल करें। जब तक द्विघात समीकरण नहीं होगा उसको गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में बोला हुआ है द्विघात समीकरणों को बोला हुआ है, द्विघात समीकरण को ही गुणनखंड विधि से हम लोग को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है मेरे भाई, तो इसको सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है यक्स माइनस 3/x बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। क्या दिया हुआ? यक्स माइनस 3/x बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे भाई इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग बनाएंगे। तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर मैं आप लोग को बोला था कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर प्लस और माइनस में है, मान लीजिए कोई संख्या 1 है, अपॉन में 2 है, प्लस 3 दी हुई है। तो मान लीजिए ये पहली संख्या जो है ये अपॉन में है और दूसरी संख्या जो प्लस 3 है ये अपॉन में नहीं है। तो हम लोग को अपॉन में नहीं है मेरे भाई, तो अपॉन में बनाने के लिए 1 मानना पड़ता है। इसको अपॉन में 1 नहीं भी मानेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को इसलिए मानने के लिए बोलता हूँ ताकि आसानी से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए समझ पाएँ। ठीक है मेरे भाई। नहीं तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, यहाँ पर यक्स का मल्टीप्लाई यक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 1/2 अपॉन में यक्स यहाँ पर कर दूँ। तो इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। हो सकता है कोई वीक स्टूडेंट होगा जो गुणनखंड जिसको नहीं आता है, उसको मैं समझाने के लिए सब चीज़ें करता हूँ। क्योंकि हमें जो स्टूडेंट काफ़ी वीक हैं, काफ़ी कमज़ोर है पढ़ने में, उनको भी आपके लेवल में लाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। अगर मैं आप लोग को जो पढ़ने में तेज़ है
उनका ये रिवाइज हो जाएगा और जो वीक हैं वो आपके लेवल में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई कि अगर कोई संख्या अपॉन में है, प्लस में मान लीजिए पहली संख्या अपॉन में है, दूसरी संख्या अपॉन में नहीं है, तो उसको बनाना पड़ता है। और दूसरी संख्या अपॉन में है, पहली संख्या अपॉन में नहीं है, तो बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये पहली संख्या अपॉन में नहीं है, तो यहाँ पर अपॉन में मानने के लिए बनाने के लिए 1 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 मान लिए हम लोग, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जिसको आता है मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, मैं वीक स्टूडेंट के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, इतना मानने के बाद अब हम लोग मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स स्क्वायर -3 अपॉन में यक्स हो जाएगा, उसके बाद बराबर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड वाली संख्या मेरे भाई यक्स स्क्वायर -3 अपॉन में यक्स है, यानी अपॉन में है। राइट साइड वाली भी संख्या अपॉन में है। मैं आप लोग से बोला था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई संख्या अपॉन में होती है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन जो 1/2 है राइट साइड जो है उसको लेफ्ट साइड लाने की बात करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे मेरे भाई, ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट यक्स का मान नहीं निकालना है। अगर हम लोग को डायरेक्ट यक्स का मान निकालना होता तो हम लोग यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, यानी लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड का जो है और राइट साइड दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट। लेकिन हम लोग को द्विघात समीकरण के जरिए सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण का रूप इसको बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसी के जरिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरणों को बोला हुआ है। जब तक द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे तो उसको गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व करने के लिए बोला है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए बोला है। तो हम लोग पहले द्विघात समीकरण का रूप बनाएंगे, उसके बाद ही हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अगर यक्स की वैल्यू निकालना होता है मेरे भाई तो यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तुरंत आ जाएगा। लेकिन पहले हम लोग को द्विघात समीकरण का रूप बनाना है। तो द्विघात समीकरण का रूप बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स स्क्वायर -3 अपॉन में यक्स -1/2, जो राइट साइड 1/2 है मेरे भाई उसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे, उसके बाद बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब जा कर के हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यक्स स्क्वायर -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर -6 माइनस यक्स और बराबर 0, यहाँ पर अपॉन में 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में 2x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इतना होने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आप चाहे अपॉन में 1 मान लीजिए, और चाहे तो जो 2x है अपॉन में लेफ्ट साइड में जो 2x अपॉन में है उसको राइट साइड भेज दीजिए। जैसे ही राइट साइड भेजेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। तो यानी बचेगा क्या, 2x स्क्वायर -6 माइनस यक्स बराबर 0 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 2x स्क्वायर -6 माइनस यक्स बराबर 0 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना ही बचेगा। आप लोग को हो सकता है ना समझ में आए तो 1 अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बात वहीं हो जाएगी। इतना तो समझदार आप लोग होंगे। चलिए इतना होने के बाद अब जा कर के हम लोग इसका क्या करेंगे मेरे भाई, अब जा कर के हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई गलती से जो पेज है वो नहीं छूटा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को साइड में यहाँ पर जो जगह बचा हुआ है मैं इरेज करके साइड में बता दूंगा आप लोग को। ठीक है मेरे भाई, तो इसको मैं बना देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइड में बता दूंगा आप लोग को। चलिए, तो इतना होने के बाद अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग को लास्ट वाली संख्या हो या अक्षर हो उसके पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि जो भी है माइनस में है या प्लस में है। तो यहाँ पर माइनस में है, ऐसी संख्या से माइनस करना है मेरे भाई कि माइनस करने पर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाए,
1 प्राप्त हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x² माइनस 4 - 3 अगर हम लोग कर देंगे तो क्या हम लोग को, एक मिनट ऐसे मत कीजिए, इसको पहले थोड़ा सही कर लीजिए तब आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि ये रीअरेंज है, इसको सही कर लीजिए, सही करना ज़रूरी है। क्या हो जाएगा, 2x² माइनस यक्स और -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब जा कर के हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 1 है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लास्ट वाली संख्या के पहले हम लोग को देखना पड़ता है माइनस या प्लस है। अगर माइनस है तो हम लोग को ऐसी संख्या से माइनस करना पड़ेगा कि माइनस करने पर x का गुणांक, यानी यहाँ पर x का गुणांक जो 1 है ये आ पाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2x² माइनस 4 में से हम लोग 3 को माइनस कर देंगे तो क्या x का गुणांक मिल पाएगा, जी हाँ मिल पाएगा। तो यहाँ पर x हो जाएगा -6 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई, अब इतना होने के बाद आगे अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को, कि हम लोग को इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी जो -6 है ये 6 भी हम लोग को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर 6 जब हम लोग प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, देखिए इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ। मैं आप लोग से बोला कि सबसे पहले गुणनखंड सॉल्व करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि लास्ट में जो संख्या है माइनस है या प्लस है। अगर माइनस है तो हम लोग को ऐसी संख्या से माइनस करना पड़ता है कि x का गुणांक 1 आ पाए। अगर यहाँ पर लास्ट वाली संख्या के पहले अगर प्लस है तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना पड़ता है कि हम लोग को x का गुणांक मिल पाए। उसके साथ साथ जो भी संख्या से हम लोग माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, x का गुणांक मिल रहा है उसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 4 का मल्टीप्लाई हम लोग अगर 3 में कर देंगे तो हम लोग को 12 प्राप्त हो पाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जो ये 2x² है इससे मतलब यानी 2 जो है, ये यानी जो a होता है मेरे भाई, इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये वाला जो 6 है ये मिल जाएगा आप लोग को। तो हम लोग को इस चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पर x का गुणांक मिल पाए। और सॉरी, मैं ध्यान से भूल जा रहा हूँ, मल्टी यानी माइनस करने पर या प्लस करने पर x का गुणांक मिल पाए और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाली संख्या हम लोग को प्राप्त हो पाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा, इतना होने के बाद आगे हो जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से, इसके बाद आप लोग यहाँ देख लीजिए ऊपर। तो इतना होने के बाद अब आगे क्या किया जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2x², उसके बाद माइनस यहाँ पर 2x² मत करिए। चलिए पहले उसी चीज़ को मैं एक बार लिख देता हूँ तब आप लोग को समझ में आएगा। क्या लिखा हूँ मैं, 2x² माइनस 4x माइनस सॉरी प्लस 3x, और क्या है प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0 है। अब यहाँ पर हम लोग मेरे भाई, यहाँ पर 2x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 2x को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 2 बचेगा। उसके बाद प्लस 3, यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई x माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद हम लोग पहले ब्रैकेट को लेंगे तो यदि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को लेंगे, यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर -3 हो जाएगा, यानी x बराबर -3 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे भाई इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि पहली जो x की वैल्यू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया 2 आया और दूसरे ब्रैकेट को -3 अपॉन में 2 आया। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x बराबर 2 और फर्स्ट आया, दूसरा आया -3 अपॉन में 2 आया। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। जब मैं क्वेश्चन नंबर आप लोग को 9 सॉल्व करा रहा था, सॉरी 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करा रहा था, तो मैं आप लोग को बताया था, क्या बताया था कि मैं मल्टीप्लाई और माइनस प्लस आप लोग को नहीं बताया था।
तो यहाँ पर वो डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ आप लोग का। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में वो डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो गुणनखंड विधि से हम लोग को सॉल्व करने के लिए, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए, यानी द्विघात समीकरण कहिए या फिर कोई भी गुणनखंड होता है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लास्ट वाली संख्या को देखना पड़ता है। यानी लास्ट वाली संख्या प्लस में है या फिर माइनस में है, इन चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ता है। अगर लास्ट वाली संख्या प्लस में है मेरे भाई तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना पड़ेगा कि प्लस करने पर हम लोग को 7 प्राप्त हो पाए, यानी यक्ष का गुणांक प्राप्त हो पाए। अगर लास्ट वाली संख्या के पहले माइनस लगा होता है तो हम लोग को ऐसी संख्या से माइनस करना पड़ेगा कि माइनस करने पर यक्ष का गुणांक प्राप्त हो पाए, यानी 7 प्राप्त हो पाए। तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, लास्ट वाली संख्या के पहले प्लस दिया हुआ है, तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना पड़ेगा कि प्लस करने पर यक्ष का गुणांक प्राप्त हो पाए, प्लस करने पर यक्ष का गुणांक प्राप्त हो पाए। और जो संख्या से हम लोग प्लस करेंगे उन संख्या का मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई 5 रूट में 2 भी प्राप्त हो पाए। तो ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका डाउट एकदम क्लियर मैं कर दूंगा, एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये रूट में है। रूट में होने से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, समझने का बस थोड़ा फेर होता है। अगर ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मैं क्या बोला मेरे भाई कि गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि लास्ट वाली जो संख्या दी हुई है उसके पहले प्लस है, तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना पड़ेगा कि प्लस करने पर जो यक्ष का गुणांक है वो प्राप्त हो पाए, और उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 5 रूट में 2 प्राप्त हो पाए। ठीक है मेरे भाई, 5 रूट में 2 प्राप्त हो पाए, या कोई भी संख्या हो वो प्राप्त हो पाए। तो चलिए हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या दिया हुआ रूट में 2x² प्लस, यहाँ पर अगर मैं 5 प्लस 2 कर दूँ तो क्या 7 प्राप्त हो पाएगा मेरे भाई? जी हाँ, प्राप्त हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 यक्स प्लस 5 रूट में 2 हो जाएगा। इसके बाद मैं बोला कि जो भी संख्या को प्लस करूँगा उसका मल्टीप्लाई करने पर 5 रूट में 2 भी प्राप्त हो पाए। तो चलिए हम लोग 5 और 2 को माने हैं, तो मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 10 आ जाएगा। यानी 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को 5 रूट में 2 प्राप्त हो पाए। तो इसको प्राप्त करने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ता है? 10। इतना होने के बाद रूट जो है दिया हुआ है, यानी जो ए एक्स स्क्वायर होता है, यानी अचर पद जो ए होता है, ए के स्थान पे रूट में 2 है, तो रूट में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा मेरे भाई। कितना? रूट में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई? रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक रूल होता है मेरे भाई, उस रूल के जरिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इतना होने के बाद मैं आप लोग से बोला बोला था कि कोई भी रूट में दो सेम संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करना होता है तो रूट गायब हो जाता है, यानी 2 बचता है मेरे भाई। क्या बचता है मेरे भाई? 2 बचता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, चाहे यहाँ पर 2 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे मान लीजिए ए और ए हो या फिर बी और बी हो, या पर रूट में 10 इंटू रूट में 10 हो, या फिर 11 इंटू रूट में 11 हो, कोई भी चीज़ हो, दो रूट का सेम संख्या अगर हो, दो रूट में सेम संख्या हो, उसका मल्टीप्लाई करने पर वही चीज़ प्राप्त होती है। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो रूट में नीचे वाली जो है रूट में 2 इंटू रूट में 2 हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 रूट में 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। 10 से 2 को हम लोग काट देंगे तो 5 रूट में 2 बचेगा। तो 5 रूट में 2 लास्ट वाली संख्या है मेरे भाई? जी हाँ है, 5 रूट में 2 है। मैं बोला कि लास्ट वाली संख्या के पहले अगर प्लस हो तो हम लोग को ऐसी संख्या से प्लस करना पड़ेगा कि यक्स का गुणांक
यानी अचर पद जो b होता है वो प्राप्त हो पाए। उसके साथ साथ जो भी संख्या हम लोग लेंगे 5 और 2 जो भी हम लोगों ने लिया उसका मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो पाए। तो हम लोगों ने उसका मल्टीप्लाई किया तो लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो गई। उसको मतलब लास्ट वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग को अचर पद ए से भाग करना पड़ता है, अचर पद ए से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा कोई बात नहीं मेरे भाई, इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और आगे भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ भी इन चीज़ों को मैं बताता चलूँगा, बार बार बताऊँगा, जितनी बार मैं पढ़ाऊँगा उतनी बार बताऊँगा मैं, ताकि आप लोग मजबूत होते चलें, अच्छी तरीके से समझते भी चले क्वेश्चनों को। तो इतना होने के बाद मेरे भाई अब क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। उसके बाद अब आगे क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पर रूट में 2x² प्लस 5x, अब रूट में सॉरी जो 2x दिया हुआ है इसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, रूट में 2 इंटू रूट में 2x कर देंगे प्लस प्लस क्या कर देंगे 5 इंटू 2 कर देंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये ऐसा क्यों आएगा, मतलब रूट में 2 इंटू रूट में 2 में किया तो यहाँ पर 2x कैसे आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऊपर आप लोग को बता दिया हूँ मेरे भाई। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको मैं बता दिया हूँ, ज़रूरत नहीं है अब। चलिए, इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा, हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा मेरे भाई, क्या बचेगा, रूट में 2x प्लस 5, क्या बचेगा मेरे भाई, रूट में 2x प्लस 5 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, रूट में 2x प्लस 5 बचेगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर रूट में 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा मेरे भाई, रूट में 2x प्लस 5 फिर से बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब क्या बचेगा मेरे भाई, रूट में 2x प्लस 5, ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे भाई, x प्लस रूट में 2 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो इतना सॉल्व करने के बाद अब यदि रूट में 2x प्लस 5 बराबर 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 2x बराबर -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x बराबर -5 अपॉन में रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक इसी प्रकार से यदि x प्लस रूट में 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस रूट में 2 हो जाएगा। यानी इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर -5 रूट अपॉन में रूट में 2 कॉमा माइनस रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो दिया हुआ है 2x² प्लस EX माइनस E² बराबर 0, जहाँ वह यानी वह नहीं रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा जहाँ ए रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा मेरे भाई, जहाँ ए वास्तविक संख्या है। तो ये टाइपिंग एरर है, आप लोग थोड़ा इसको बना लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पर क्या रहेगा मेरे भाई, ए रहेगा जहाँ ए वास्तविक संख्या है। क्या है मेरे भाई, जहाँ ए वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। तो ए एक वास्तविक संख्या है यहाँ पर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को इस तरीके से समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से मेरे भाई, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 12 2x² प्लस EX माइनस E² बराबर 0 दिया हुआ है। तो मैं आप लोग से ये बोला था कि सबसे पहले चाहे कोई अक्षर हो या कोई संख्या हो, सबसे पहले हम लोग को लास्ट वाली संख्या के पहले हम लोग को देखना पड़ता है माइनस है या फिर प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस है तो हम लोग को ऐसी संख्या या ऐसी अक्षर से माइनस करना पड़ेगा कि माइनस करने पर x का गुणांक यानी a प्राप्त हो पाए, और जो भी संख्या हम लोग माइनस करेंगे उसका मल्टीप्लाई करने पर a² प्राप्त हो पाए। ठीक है मेरे भाई, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2x² प्लस यहाँ पर 2a माइनस ए x माइनस E² बराबर 0, यानी 2a का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे, सॉरी 2a का माइनस हम लोग a में कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। कितना मेरे भाई, 2a माइनस a कर देंगे तो क्या बचेगा, a बचेगा। तो 2a माइनस a कर देंगे हम लोग
तो क्या x का गुणांक a प्राप्त हो पाएगा? जी हाँ, प्राप्त हो पाएगा। इतना प्राप्त होने के बाद और मैं क्या बोला कि लास्ट वाली संख्या जो ए स्क्वायर दी हुई है, लास्ट वाली संख्या ने लास्ट वाली जो अक्षर ए स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी प्राप्त हो पाए। कैसे प्राप्त हो पाए? जो हम लोगों ने माइनस किया है 2a माइनस ए, यानी 2a का मल्टीप्लाई ए में हम लोग करेंगे, तब जा कर के हम लोग को ए स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग 2a का मल्टीप्लाई ए में कर देंगे, तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा? 2a का मल्टीप्लाई हम लोग ए में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इतना होने के बाद मैं आप लोग से बोला था अचर पद जो a होता है उसका हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है, तो हम लोग 2 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। कितना कर देंगे मेरे भाई? 2 का डिवाइड कर देंगे, तो क्या a प्राप्त हो पाया? ए स्क्वायर प्राप्त हो पाया? जी हाँ, प्राप्त हो पाया। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इतना होने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 2x स्क्वायर और प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना हो गया। इतना होने के बाद 2x को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस ए बचेगा, उसके बाद माइनस ए बचेगा। ठीक इसी प्रकार से x प्लस ए सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद x प्लस ए फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में 2x माइनस ए हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यदि x प्लस ए बराबर 0 है तो x बराबर माइनस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x बराबर माइनस ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि 2x माइनस ए बराबर 0 है तो 2x बराबर ए हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा? e अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए और a बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है उसका राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को आज सॉल्व किया, और तीनों क्वेश्चन के मैं तीनों क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया आप लोग को। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।